यस बॉस, मोतीचूर का बड़ा लड्डू रख दिया है। 15 अगस्त के दिन बड़ा तहलका होगा, पूरा शहर चूर चूर हो जाएगा। सीआईडी क्या करेगी? सीआईडी उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन सिर्फ कोशिश करेगी। उनको भी शहीदों में शामिल करने का पूरा प्लान कर चुका हूं। नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। 15 अगस्त के दिन ये देश खुशियां नहीं, मातम मनाएगा, मातम। ये क्या है? हॉलिडे रिसोर्ट का ब्रोशर। ये किस केस में तहकीकात कर रहे हो? मिशन पत्नी खुश। तो क्या है, कई दिनों से स्मिता को कहीं घुमाने नहीं लेके गया ना, इसीलिए वो मेरा केस ले रही है। ओहो, छुट्टियों पे जाना चाहते हो फ्रेडी? सिर्फ एक दिन के लिए सर। कल 15 अगस्त है, सोचा उसे कहीं घुमा लाऊं। नहीं फ्रेडी, कल 15 अगस्त जरूर है, लेकिन तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती। लेकिन फ्रेडी, जब हमारे देशवासी खुशियां मनाते हैं तो हमें और भी चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा ही हमारी जिम्मेदारी है। यस सर। सर ये ज्योत्सना है और उनकी बेटी सोनिया आपसे मिलना चाहते हैं। पहचाना मुझे? पांच साल पहले आपने तो मेरी जान बचाई थी। जी हाँ सर, उस वक्त सिर्फ ये 10 साल की थी। अच्छा, कौन से केस में बेटा? स्कूल पिकनिक किडनैपिंग केस। ओह, अच्छा 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 अच्छा। अरे तुम तब कितनी बड़ी हो गई हो, हैं? कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटा? सर ये 10वीं में पढ़ रही है। अच्छा, वेरी गुड। तो बताओ कैसे आना हुआ? सर हमारे स्कूल में ना कल इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन है, तो आप जरूर आना प्लीज। अच्छा, हम कोशिश करेंगे। सर कोशिश नहीं, जरूर आना, चाहे 10 मिनट के लिए सही, प्लीज। ठीक है। अच्छा सर, अब हम चलते हैं। जी, बाय बाय बाय। बाय। थैंक यू। मैं कमिंग सर? हाँ सर, रोनित नाम है मेरा। मैं दैनिक टाइम्स का क्राइम रिपोर्टर हूँ। क्राइम रिपोर्टर हो? बताइए। कुछ देर पहले मुझे एक आदमी का फोन आया था। हाँ। वो मुझसे कह रहा था कि कल इस शहर में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तूफान आने वाला? अरे तो फिर मौसम विभाग को इन्फॉर्म करो ना भाई। सर हमें क्यों पता रही है? फ्रेडी, सर वो उस तूफान की बात नहीं कर रहा था। दरअसल वो कल इस शहर में होने वाली तबाही की तरफ इशारा कर रहा था। आतंकवादी हमला? उसका नंबर आया होगा ना तुम्हारे मोबाइल पर? जी हाँ, 00991319 528। काम करो, इस नंबर का पूरा कॉल रिकॉर्ड चेक करो। सर। हाँ। एक बात और सर, वो क्या? मैंने उसके साथ जो भी बातचीत की वो सब मैंने अपने इस मोबाइल पे रिकॉर्ड किया है। एक्सीलेंट रजत। थैंक यू। पत्रकार महोदय, कल की ताजा खबर आज सुन लो। कल 15 अगस्त के दिन एक बार फिर आम जनता को आजादी मिलेगी। उनके जीवन के टेंशन और परेशानियों से उनको हम मुक्ति दिलाएंगे, हमेशा के लिए। कौन बोल रहे हो तुम? कौन बोल रहे हो? यमराज। ध्यान से सुनो, पूरब से पश्चिम तक ऐसा सैलाब आएगा, 2 4 6 8 नहीं, सैकड़ों सवारियों को डुबा ले जाएगा। इतना छाप देना कल के अखबार। लेकिन सर दहशत फैलाने वाला शायरी क्यों बोलेगा? सर मुझे तो लगता है किसी ने मजाक किया। नहीं रजत, इसे मजाक मत समझो। जरूर इस धमकी के पीछे कुछ न कुछ तो छुपा है। फिर से सुनो, जरा वॉल्यूम बढ़ा। यमराज, ध्यान से सुनो, पूरब से पश्चिम तक ऐसा सैलाब आएगा। हाँ सर, कोई चिल्ला चिल्ला के कुल्फी बेच रहा है। नत्थू की कुल्फी, नत्थू की कुल्फी। नत्थू की कुल्फी, नत्थू कुल्फी वाला।
सर, एक नत्थू कुल्फी वाले को मैं जानती हूँ, वो मेरे कॉलेज के पास बैठता था। तो फिर इस नत्थू कुल्फी वाले को पकड़ो, उठाओ उसे। कुल्फी, नत्थू की कुल्फी ले लो। कुल्फी सर ये देखिए, नत्थू की कुल्फी ले लो। ये रही नत्थू कुल्फी वाले की दुकान सर। कुल्फी वाला, नत्थू कुल्फी वाला, नत्थू की कुल्फी ले लो। कुल्फी। हाँ साहब, हम लोग सीआईडी से आपसे कुछ बात कर सकते हैं? जी कहिए। अच्छा, कल आपने यहाँ पर किसी को फोन पे बात करते सुना था जिसके हाव भाव कुछ अजीब हो या जिस पे शक हो आपको? अरे साहब, इस शहर में तो सभी अजीब लोग रहते हैं, किस किस पर नजर रखे, कौन का करबत है, कौन का नहीं करबत है, हमका नहीं मालूम साहब। वो सब तो ठीक है, ये बताओ कि ठेला रोज यहीं पे लगाते हो तुम? हाँ साहब, इसी रोड पर। कल कहाँ पे ठेला लगाया था? कल वो उधर लगाया था साहब। वहाँ लगाया था? चलो दिखाओ जरा। ई साहब, इधर लगाए थे हम। बाकी सब दुकानें तो खुली हुई हैं, एक ये ही जगह बंद है, क्यों? अरे साहब, ये तो बहुत दिन से बंद पड़ी है, वो तो गोपाल जी ही बता सकते हैं क्यों। गोपाल कौन है? अरे इस जगह के मालिक हैं। उनको बुला के लाओ। जी। ताला तो पहले से ही खुला हुआ है सर। काफी सारी मशीनरी है, कोई फैक्ट्री लगती है। हाँ सर, लोग तो खाली गोडाउन में भी ताला लगा के रखते हैं, और यहाँ इस फैक्ट्री में इतना सामान होने के बावजूद फैक्ट्री का ताला खुला हुआ था। क्यों? माय गॉड, मर चुका है सर। सीने पे गोली मारी है किसी ने, ताजा है घाव, अभी भी गोली लगी है। ये कोई रमेश है? तारिका, जरा इसे चेक करो, क्या है ये? सर, क्या पता चला? बॉस, इसके हाथ की उंगलियों में सफेद पाउडर लगा हुआ है, देखो। और खासकर ये पहली वाली और ये बीच वाली उंगली में ज्यादा है। मगर सालू के साथ ये है क्या? कहीं कोई ड्रग्स तो नहीं है? नहीं फ्रेडी सर, ये ड्रग नहीं है, ये पाउडर अमोनियम नाइट्रेट है। अमोनियम नाइट्रेट? ये तो फर्टिलाइजर बनाने में काम आता है ना? ये अमोनियम नाइट्रेट कुछ और बनाने के काम में भी आता है, बॉम्ब बनाने के काम में। एक बहुत ही पावरफुल बॉम्ब। पूरब से पश्चिम तक ऐसा सैलाब आएगा, 2 4 6 8 नहीं, सैकड़ों सवारियों को डुबा ले जाएगा। इतना छाप देना। पूरब से पश्चिम तक ऐसा सैलाब आएगा कि 2 4 6 8 नहीं, सैकड़ों को डुबा ले जाएगा। इन्हीं 2 लाइनों में जरूर कोई ना कोई क्लू छुपा है, इन्हीं 2 लाइनों में। पर क्या? लेकिन सर, वो पूरब से पश्चिम तक की बात क्यों कर रहा है? वही तो मैं भी सोच रहा हूं रजत, मैं भी वही सोच रहा हूं। और एक बात ध्यान में आई तुम्हारे, उसने सवारियों की बात की है। सवारियां मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारे पैसेंजर्स। सर, हो सकता है वो किसी कार की बात कर रहे हो और कार में सफर करते हुए किसी वीआईपी को टारगेट बनाया हो। सिर्फ कार ही क्यों, वीआईपी क्यों? पूर्वी, टैक्सी भी तो हो सकती है, बसेस हो सकती हैं, ट्रेन हो सकती हैं। यह आतंकवादी अमोनियम नाइट्रेट
का बॉम्ब एक आदमी को उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि बहुत सारे लोगों को उड़ाने के लिए इस्तेमाल करेगा। तो फिर सर पता कैसे चलेगा कि आतंकवादियों का टारगेट कौन है और क्या है सर? 2468 2468 इन्हीं 4 अंकों में या फिर इस एक नंबर में कोई ना कोई राज छुपा है। सर 2468 किसी टैक्सी या बस का रजिस्ट्रेशन नंबर तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें 2 अल्फाबेट्स भी लगते हैं और धमकी में तो ऐसा कोई भी क्लू नहीं है। सर 2468 किसी बस या ट्रेन का रूट नंबर हो सकता है? हो सकता है। पता लगाओ इस नंबर के बारे में, 2468 के बारे में, जल्दी। सर लेकिन रजत, 2468 किसी ट्रेन का भी तो नंबर हो सकता है। 2468 अप, 2468 डाउन। सर एक बात समझ में नहीं आई, जो भी ये बॉम्ब ब्लास्ट करना चाहता है वो हमें इस बारे में बता के वार्निंग क्यों दे रहा है? रजत, वो हमें वार्निंग नहीं दे रहा है, चैलेंज कर रहा है हमको, चैलेंज कि अगर है तुम में हिम्मत तो बचाओ अपने देशवासियों को। वो नहीं जानता कि हम अपने देशवासियों को तो बचाएंगे ही, पर साथ साथ उसे भी खत्म कर डालेंगे उसे भी। सर 2468 एक ट्रेन का नंबर है जो हरियाणा से बैंगलोर जाती है। हरियाणा से बैंगलोर? हरियाणा बैंगलोर, उत्तर दक्षिण। उत्तर दक्षिण कैसे? क्योंकि उसकी पंक्तियों में तो पूरब से पश्चिम लिखा है। पूरब से पश्चिम नहीं सर। मैंने मुंबई के सारे बस रूट की इंक्वायरी की। अंधेरी ईस्ट से अंधेरी वेस्ट जाने के लिए जो बस रूट है उसका नंबर है 2468। अंधेरी ईस्ट से अंधेरी वेस्ट मतलब पूरब से पश्चिम, रूट नंबर 2468। सर रूट नंबर 2468 की 2 बसों को तो चेक किया है, अब क्या करें? कहने क्या चाहते थे? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने हमें गुमराह करने के लिए ये सब ड्रामा खेला हो और बम कहीं और जगह पे फिट किया गया हो? फिर भी हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, सारी बसें चेक करनी ही पड़ेगी। ये बात तो है सर। वो देखिए सर, बस जा रही है। रोको बस को, रोको बस को। एक्सक्यूज मी, आप सभी लोग जरा बस से बाहर चले जाइए। क्यों, क्या हुआ? हम लोग नीचे क्यों उतरे? देखिए हम लोग सीआईडी से हैं, इमरजेंसी है, प्लीज निकलिए और अपना अपना सामान लेके निकलिएगा। कोई भी सामान यहाँ मत छोड़िएगा, ले जाइए सब। सर आप रेडी? सर नीचे छाता रखा है। सर कहीं इस छाते में तो बम नहीं? सर संभाल के, कुछ भी हो सकता है। माय गॉड, हम छाते से ज्यादा भारी है, हो भी सकता है। सर अंदर टाइमर लगा है सर, 90 सेकंड बाकी है। 1.5 मिनट वायर है इसमें, फ्लैट देना। सही है। ये टाइमर पे रेड वायर है, रेड वायर। सर टाइमर तो अभी भी चल रहा है और सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। सर जल्दी करिए। सर टाइमर बंद हो गया। बॉम्ब डिफ्यूज हो गया फ्रेडी। हाँ? हाँ। जब हमें ये बॉम्ब मिला था तो ब्लास्ट होने में सिर्फ 1.5 मिनट बाकी थे। इसका मतलब जिस आदमी ने इसे रखा है वो बस में होगा नहीं, कहीं पीछे ही उतर गया होगा। सर इतना छोटा और लो इंटेंसिटी का बॉम्ब कोई बस में क्यों लगाएगा जिससे जान माल का ज्यादा नुकसान ना हो?
दहशत फैलाना चाहता है वो सचिन, ताकि लोग इसी में उलझे रहें और वो कहीं बड़ा ब्लास्ट कर सके। सर सर सर, उस आदमी का मेरे पास अभी अभी दोबारा कॉल आया था। क्या कहा उसने? उसने सिर्फ एक संदेश दिया है और उस संदेश को दैनिक टाइम्स के कल के एडिशन में छापने के लिए कहा है, वरना 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 क्या? वरना वो इस शहर में बॉम्ब ब्लास्ट कर देगा, तबाही मचा देगा, और इस तबाही में हजारों मासूम लोगों की मौत हो जाएगी सर। लेकिन एग्जैक्टली वो छापना क्या चाहता है? ये लीजिए सर, उसने जो कुछ भी फोन पे बोला मैंने इसमें सब नोट कर लिया है। कोई भी 15 अगस्त को घर से बाहर नहीं निकलेगा। जो भी निकलेगा अपनी मौत का जिम्मेदार वो खुद होगा। सारे स्वतंत्रता दिवस के समारोह रद्द किए जाएं। अगर इस चेतावनी को नजरअंदाज किया गया तो सारा शहर पछताएगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। इस बार किस नंबर से फोन किया था उसने? वही नंबर सर, पहले वाला। वही नंबर? मतलब नंबर डिस्ट्रॉय नहीं किया? पूर्वी, उस नंबर के बारे में कुछ पता चला? जी सर, वो नंबर जिस नाम पर रजिस्टर किया गया था वो जाली है और एड्रेस भी। और उस जगह का पता चला जहां से ये आदमी फोन कर रहा है? हाँ सर, उस फोन के मूवमेंट को हमने ट्रैक किया है और पता चला है कि उसने ज्यादातर कॉल्स शाम 4 से 5 बजे के बीच किए और उसने सारे कॉल्स वीरा देसाई रोड के पास से ही किए। वीरा देसाई रोड? पूर्वी, इस फोन को ट्रैक करो, पता करो वीरा देसाई रोड पे ये कहां से फोन कर रहा है। सर, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। सर एक मिनट, ये लाइन मैंने कहीं सुनी हुई है। कहां सुनी? हाँ सर, वो जो स्वतंत्रता सेनानी है ना, दिवाकर जी, ये लाइन उनकी है। दिवाकर जी? सर, एक देश प्रेमी की कविता के साथ इन देशद्रोहियों का क्या कनेक्शन हो सकता है? कनेक्शन तो है फ्रेडी। दिवाकर जी का पुतला सरोजनी नगर में है और वहां पे एक बड़ा बाजार भी है। कहीं अगला ब्लास्ट ये लोग सरोजनी नगर में तो नहीं करने वाले? 4 बज गए। ज्यादातर कॉल्स उसकी 4 से 5 बजे के बीच की ही है। उसने अपना फोन स्विच ऑन किया होगा। फोन करती हूँ उसे। हेलो, हाँ जी, मैं प्लाज्मा बैंक से अनुराधा बोल रही हूँ। सर, आप हमारी बैंक का ऑफर सुन लीजिए। देखिए सर, ये क्रेडिट कार्ड आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा और आपकी क्रेडिट लिमिट है। कोई क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए। हेलो, काट दिया? इसका नंबर लोकेशन तो अभी भी वीरा देसाई रोड पर है, पर एग्जैक्टली ये है कहाँ? पीछे से कांच की क्रॉकरी की आवाज आ रही थी और म्यूजिक भी चल रहा था। ये कोई रेस्टोरेंट ही होगा। रेस्टोरेंट्स, यहाँ पास में तो 40 रेस्टोरेंट्स हैं। सर, ये मार्केट हफ्ते में एक दिन बंद रहता है और आज बंद वाला दिन है, तो सर उन लोगों ने बंद वाले दिन को क्यों चुना है ब्लास्ट करने के लिए? कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, मतलब बमबारी है। मुझे लगता है कि हमें गुमराह किया जा रहा है। कविता ने तो कहा था कि सरोजिनी नगर, द्वारका जी पुतले के पास सरोजिनी नगर। सरोजनी नगर? लेकिन तुम उसी एरिया के आसपास रहते हो ना? हाँ सर। तो फिर सरोजनी रोड के आसपास ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे लोगों की भीड़ भाड़ होती है? हाँ सर, वहाँ पे एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है बहुत बड़ा, LSG कमर्शियल हब। जी, मुझे नहीं लगता कि बॉम्ब इस कॉम्प्लेक्स में रखा होगा। हाँ, वहाँ पे तो बहुत टाइट सिक्योरिटी रहती है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे ये बॉम्ब रखा है इसने? सरोजिनी नगर के पास एक जॉगिस पार्क है और उसका नाम भी सरोजिनी पार्क है। कहीं बॉम्ब वहां तो नहीं? हेलो, नहीं सर, अभी पता नहीं चला। ओके सर, ओके।
दूसरे नंबर से ट्राई करती हूँ। हेलो हेलो, हाँ सर, मैं टॉकीटॉन से दीपिका बोल रही हूँ। सर, क्या ये सही समय है आपसे बात करने का? मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे कोई बात नहीं करनी है। हेलो, ये कोई रेस्टोरेंट में तो है, और इस बार ग्राइंडर की आवाज आ रही थी। कॉफी मशीन की आवाज। सर, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, क्या करें? सबको बाहर निकालना तो पड़ेगा ही। प्लीज आप लोग बाहर जाइए, प्लीज प्लीज बाहर निकलिए यहाँ से। आइए, हम लोग सीआईडी से हैं, आप लोग बाहर जाइए। जल्दी चलिए प्लीज। कम ऑन, जल्दी। प्लीज प्लीज सब लोग बाहर चलिए जल्दी। My God. दया! हाँ विजय, बम है इसमें। एक मिनट। सर, बॉम्ब स्क्वाड को बुलाऊं? सिर्फ 58 सेकंड है हमारे पास, हमें कुछ करना पड़ेगा। बॉम्ब लो इंटेंसिटी का लगता था। हाँ अभिजीत, अगर बॉम्ब फटा तो कम से कम 6-8 लोग तो मरेंगे। 1 2 3 4, ये 4 वायर है। सर, सिर्फ 37 सेकंड बचे हैं सर। क्या करें? ये बाहर का है, इसको काट देते हैं। ये वाला काट दो। सर, ये तो अभी भी चल रहा है। हाँ? येलो, रेड एंड ब्लू, तीन वायर है। इसे ट्राई करें? ये नहीं दया, ये टाइमर से जुड़ा हुआ है। येलो। Oh no. सर, 12 सेकंड बचे हैं सिर्फ 2 ही बचे हैं। क्या करें? इन दोनों में से कोई एक काटूं? नहीं दया, 50-50 का चांस है, कुछ भी हो सकता है। सर, सिर्फ 9 सेकंड बचे हैं सर। एक ही रास्ता है, छोड़ो।
यू आर अंडर अरेस्ट। तुम आप लोगों में से किसी ने भी वहां उस झाड़ के पास किसी आदमी को देखा था? देखिए प्लीज, किसी को कुछ भी मालूम है हमें बताइए, हमारी मदद कीजिए प्लीज। मैंने देखा था। आपने देखा था? हाँ। किसे देखा था? ये लड़का कुछ देर पहले झाड़ के पास खड़ा था। तो ये अंकल, आपका कहने का मतलब है कि वो बम मैंने वहां पे रखा था? सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने वो बम वहां पे नहीं रखा। वैसे तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम यहाँ पर जॉगिंग करने के लिए आए थे। क्या करने आए थे? सर मैं अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो ले रहा हूँ। वो फोटो देख सकता हूँ? अगर कुछ पर्सनल नहीं है तो थैंक यू। इस फोटो में तो वो झाड़ एकदम साफ दिख रहा है। हाँ, मगर यहाँ झाड़ के आसपास कोई ब्रीफकेस दिख तो नहीं रहा है। टाइम है 7:33। है? हमारे आने से सिर्फ 2 मिनट पहले खींची गई ये फोटो। यानी वो ब्रीफकेस बहुत पहले नहीं, अभी भी रखा गया था। हमारे आने से कुछ देर पहले ही वो आतंकवादी ब्रीफकेस रख के भाग गया। सर अगर हमें ये पता चल जाए कि इन 2-3 मिनटों के बीच में कौन कौन इस पार्क से बाहर गया है, शायद वो आतंकवादी हमारे हाथ लग जाए। आप लोग ये बताइए, किसी ने भी इन 2-3 मिनटों में किसी आदमी को पार्क से बाहर जाते हुए देखा है? मैंने देखा है साहब। मैं जब नारियल छील रहा था साहब, मैंने मनीष को भागते हुए देखा साहब। मनीष? कौन है ये मनीष? मनीष सर 1 नंबर का छठा बदमाश है साहब। लोगों की पॉकेट मारता है साहब और सामान भी चुरा के लेके जाता है साहब। मनीष, इस देश में बॉम्ब प्लांट करने की सजा जानता है तू? बॉम्ब फटे या ना फटे, तेरी जिंदगी के चिथड़े जरूर उड़ जाएंगे। मैं कसम खाकर कहता हूँ साहब, वो बम मैंने नहीं रखा था साहब। नारियल वाले ने तुझे कैसे देखा झाड़ियों में ब्रीफकेस रख के भागते हुए? सर वो ब्रीफकेस मेरा नहीं था, मैं तो एक छोटा मोटा चोर हूँ। मैंने सरोजनी मार्केट से वो बैग छीना एक आदमी से। उसके बाद वो आदमी मेरा पीछा करने लगा और मैंने उस बैग को वहां पे फेंका पार्क में और मैं वहां से भाग निकला साहब, बस। हीरो चलो, उस आदमी का स्केच बनवाओ। सर पूर्वी लोगों को ट्रेस करते हुए वीरा देसाई रोड गई थी, वही लोग पूर्वी को ले गए। सर उन लोगों ने सेंट माइकल रोड से राइट टर्न लिया है। वो लोग पूर्वी को शहर के बाहर तो नहीं ले जा रहे? सर अगर एक बार वो शहर से बाहर चले गए तो उनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शहर से बाहर जाना आसान नहीं है, हमने चेक नाके पे इन्फॉर्म कर दिया है। सर उनकी कार की स्पीड कम हो गई है। हमारे उनके बीच में फासला कितना है? तकरीबन 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर? 1 मिनट सर, उनकी कार लेफ्ट में मुड़ गई है सर। सर लगता है वो शहर की तरफ वापस आ रहे हैं। जब लीडर की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। सर उनकी कार तेजी से हमारी तरफ आ रही है। और जब आतंकवादियों की मौत आती है तो सीआईडी की तरफ भागता है। सर उनकी कार मेन रोड पे रुक गई है। यहाँ से कितनी दूर है? सर आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर? सर पूर्वी के मोबाइल का लोकेशन ही बताओ। यहाँ? मगर ना पूर्वी है यहाँ पे, ना आतंकवादी, ना ही कोई गाड़ी। सर सिग्नल तो आ रहा है सर। सिग्नल आ रहा है? हाँ सर ये देखिए। विनीत सर फोन लगाओ पूर्वी को। सर बेल। पूर्वी का मोबाइल, इसका मतलब है उन लोगों को पता चल गया था कि हम लोग इस मोबाइल के जरिए उनका पीछा कर रहे हैं, इसलिए पूर्वी के हाथ से मोबाइल छीन के फेंक दिया। सर हो सकता है वो लोग इस घने जंगल में कहीं छुप गए हों। अगर ऐसी बात है तो पूर्वी की जान को खतरा है। क्या पता चला पूर्वी के बारे में? कुछ नहीं सर, दया सर और निखिल उसके पीछे ही गए। और उसके फोन रिकॉर्ड्स क्या बताते हैं? पूर्वी ने आखिरी कॉल अपराधी को किया है सर। बाकी फोन कॉल्स के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ हो गया।
रोनित? हाँ रोनित, दैनिक टाइम्स का क्राइम रिपोर्टर रोनित। यही आदमी था, इसी के हाथ में ब्रीफकेस था। हाँ सर, इसी के हाथ में था सर। इसका मतलब है ये रोनित हमें गुमराह कर रहा था, लो इंटेंसिटी बॉम्ब्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहा और जानलेवा बॉम्ब कहीं और ही प्लांट कर दिया है। सर, हाँ ये देखिए सर, पूर्वी के मोबाइल में आखिरी नाम मारवे लिखा है। मारवे? कितने बजे? 6 बजे सर। 6 बजे? और दया ने पूर्वी के लोकेशन के बारे में कितने बजे फोन किया था? करीब 6 बजे सर। इसका मतलब पूर्वी ने जानबूझ के ये नाम अपने मोबाइल में लिखा। हाँ, पूर्वी ने जानबूझकर ये नाम अपने मोबाइल में लिखा और फिर जानबूझकर वो मोबाइल भी वहीं पर गिरा दिया, उसी जगह पर जहां उसे छुपाया गया है। मारवे, मारवे। पूर्वी ने अपना काम तो होशियारी से किया, अब हमारी बारी है। एक मिनट वेरी गुड। रोनित की कार यहां पर? रोनित ने अपनी गाड़ी यहां क्यों पार्क की? यहां पर तो कुछ भी नहीं है सिवाय इस कब्रिस्तान। पूर्वी को ओह नो, ढूंढो। सर, क्या हुआ? सर ये देखिए, पूर्वी की घड़ी। पूर्वी की घड़ी? निकल, गाड़ी में से फाड़ो निकल जल्दी। सर एक मिनट, रात से साफ करो, संभाल कर। जिंदा ही है, निकालो उसे। क्या हुआ? हाँ? पूर्वी कहाँ है? पूर्वी कहाँ है रोनित? हाँ? क्या हुआ? पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। पूर्वी कहाँ है? हाँ? पूर्वी कहाँ? पूर्वी कहाँ है? हाँ बोलो। हाँ? पूर्वी कहाँ है? उधर। संभाल के। आराम से। एक मिनट, एक मिनट। साफ करो, साफ करो। खोलो से। पूरी, पूरी। ये चलो, पूरी हाथ। तुम ठीक हो? हाँ? पूर्वी, निकल पानी लेके आओ। पूर्वी, सर। पूर्वी, तुम ठीक हो? निकल, हॉस्पिटल जाओ से। कौन है? किसने किया ये सब? कौन है सबके पीछे? लाखिया। लाखिया? वो इंटरनेशनल क्रिमिनल? जी हाँ सर, उसने मेरी बीवी को किडनैप करके रखा सर। उसने मुझे धमकी दिया, उसी ने मुझसे सब कुछ करवाया सर। कहाँ मिलेगा लाखिया? कहाँ है वो? मैं कुछ नहीं जानता इस बारे में। मैं केवल इतना जानता हूँ कि उसने निर्मल भवन में एक बॉम्ब प्लांट किया सर। निर्मल भवन? सर सोनिया के स्कूल का इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन भी वही है। मतलब कई मासूम बच्चों की जान खतरे में है।
ये निर्मल भवन है, पर यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। यहाँ भी बम क्यों लगाएगा? लेकिन सर, रोहित ने तो दया सर को निर्मल भवन के बारे में ही बताया। चलो देखते हैं। रोने की आवाज? दरवाजा खोलो। मरने से पहले जिसको भी याद करना चाहते हो याद कर लो। लाखिया, वाह, पहचान लिया? क्या याददाश्त है तुम्हारी। तुम्हारे जैसे देशद्रोही को कैसे भूल सकता हूं मैं। अभिजीत, इस बार तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें कैद किया है। और लखिया की कैद से सिर्फ मौत ही आजाद कर पाएगी तुम्हें। ऐसा ही एक बार तुम्हारे भाई ने कहा था, और जो हाल उस देशद्रोही का हुआ है वही तुम्हारा भी होगा। तुम भी मरोगे। फिलहाल तो तुम अपनी जान बचाने की कोशिश करो। 10 मिनट से भी कम वक्त है तुम्हारे पास, और ये डेटोनेटर है मेरे पास। अब तुम क्या करोगे? उसकी चिंता तुम मत करो। तुम चिंता करो फांसी के फंदे की। सीआईडी से कभी जीत नहीं सकते तुम। अभिजीत, कभी जीत तुम्हारी हुई थी, अभी जीत मेरी होगी, सिर्फ मेरी। अब क्या करें सर? सारे दरवाजे बंद हैं। बाहर जाए तो जाए कहां से? रेडी, हम बाहर नहीं जा सकते तो क्या हुआ? बाहर वाला तो अंदर आ सकता है। क्या मतलब? सर, अभिजीत सर का एमएमएस आया है सर। ये तो लाखिया। अभिजीत ने इस एमएमएस में लाखिया की फोटो की भेजी। और ये क्या? लाखिया के पीछे ये होटल ग्रैंड व्यू का गेट दिख रहा है। मतलब लाखिया इस वक्त इस होटल के सामने खड़ा है। सर, हम निर्मल भवन पहुंच गए थे। नहीं, गाड़ी घुमा दो। अभिजीत के एसएमएस का मतलब ये है कि मैं लाखिया को पकड़ लिया। मगर तुम लोग फंस कैसे गए? फंक्शन तो शाम को था ना? हाँ सर, फंक्शन शाम को था, लेकिन किसी ने फोन करके हमें कहा कि रिहर्सल चल रही है। और फिर देखिए, घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। विनीत, आओ दया आओ। क्या लोगे, ठंडा या गरम? लाखिया, चिल्लाओ मत। आज बाजी मेरे हाथ में है।
एक बटन दबाया और वहां 4 लोगों की जान गई। अगर किसी को कुछ भी हुआ ना वहां पे, तो याद रखना मैं तेरा कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग। तुम सब मेरे गुलाम हो। अब गन नीचे और हाथ ऊपर। रखते हो कि दबाऊं? क्या बताइए, बॉम्ब डिफ्यूज कैसे होता है? हाँ, बॉम्ब डिफ्यूज कैसे होता है? बताता है या? सिर्फ 2 मिनट बचे। बचा सकते हो तो बचा लो। देख लाख्या, लाख्या, बेहोश हो गया। अब क्या करें सर? अभिजीत, हाँ दे। हाँ, ये लाख्या तो मिल गया, मगर वो बेहोश हो गया और उसने हमें ये नहीं बताया कि बॉम्ब को डिफ्यूज कैसे करते हैं। दया, सिर्फ 1.5 मिनट बचे हैं, कोई तो तरीका होगा। ये डिटोनेटर है मेरे पास और इसमें एक बटन है, मैं ट्राई करूं उसे। हाँ, दबाओ। सर, बॉम्ब तो डिफ्यूज नहीं हुआ है। कुछ एक मिनट अभिजीत, ये बॉम्ब बनाने का डायग्राम है यहाँ पे। डायग्राम? देखना मेन सर्किट के पास कौन सा तार है, किस कलर का तार है, जल्दी देखो। एक मिनट ये जल्दी करो प्लीज। प्लीज अंकल, हमें बचा लो। 15 सेकंड बचे सर। सर जल्दी। सर 15 सेकंड बस। कौन सा कलर है दया? येलो। अंदर की सर्किट से कनेक्टेड है येलो वायर। ये पीला वाला वायर काट दो अभिजीत, पीला वाला। दया, आर यू श्योर? एक बच्ची और उसकी माँ की जिंदगी का सवाल है दया। हाँ, पीला काटो। सर 3 सेकंड बचे सर। सर जल्दी प्लीज प्लीज। थैंक यू सर, आपने हमारी 2 बार जान बचाई। थैंक यू। पंडित जी, शादी की सारी सामग्री आ गई है, कोई कमी तो नहीं रह गई ना? सर्वोत्तम, उत्तम व्यवस्था। तो पंडित जी, शादी की विधि शुरू करने में और कितना टाइम है? हो गया है मुहूर्त, वर वधू को बुलाइए। 5 वर वधुओं को लेकर के यहाँ पर पहुंच जाएं। वर वधू एक दूसरे को माला पहनावे। वागरथायुधं प्रक्तो वागर
बेटा? दीक्षा, दीक्षा क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? दीक्षा, दीक्षा, क्या हुआ दीक्षा? बेटा, दीक्षा क्या हुआ बेटा? दीक्षा, दीक्षा क्या हुआ बेटा? बेटा कुछ बोलो। बोलो बेटा। मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। हाँ जल्दी जाओ। दीक्षा, गले में गले में गले में गले में क्या? बेटा बेटा बोलो ना। दीक्षा कुछ बोलो ना बेटा। डॉक्टर बस 5 मिनट पे आ रहा है। दीक्षा कुछ बोलो बेटा। अरे अरे कोई पानी ला जल्दी से। दीक्षा, दीक्षा, दीक्षा क्या हुआ तुम्हें? दीक्षा, दीक्षा, दीक्षा आंखें खोल। दीक्षा मुझे छोड़ के नहीं जा सकती दीक्षा। ठीक है, तो गड़बड़ हो गई। इस सीआईडी को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। सर मैंने आपको फोन किया था। मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। मेरा नाम दिनेश है। ये देखिए। आइए, तो आप लोग साइड में जाइए प्लीज। प्लीज साइड में जाइए। आइए आइए। पूरा एरिया सील करवा दो। यस सर। चेहरा तो बिल्कुल सूज गया है। लाल हो गया सर। ऐसा लग रहा है किसी जहरीली चीज ने काटा हो इसे। आपके साथ शादी होने वाली थी दीक्षा की? जी हाँ, मेरा नाम अनुज है। अनुज ये बताओ कि एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या था? सर पहले पंडित जी ने हम सबको मंडप में बुलाया। फिर विधि के अनुसार मैंने और दीक्षा ने एक दूसरे को माला पहनाई और फिर हम फेरे पूरे ही करने वाले थे कि उससे पहले ही दीक्षा अचानक चिल्लाई और मंडप में गिर गई। अचानक? जी अचानक। फिर कुछ कहा उस वक्त उसने? कुछ बोला? जी कुछ कहा तो नहीं। काफी बेचैन हो गई थी। पूरा चेहरा लाल पड़ गया था। और सिर्फ इतना ही कह रही थी कि उसके गले में कुछ। क्या गले में क्या? मैंने वही पूछा था दीक्षा से, लेकिन उसके पहले उसने दम तोड़ दी। आप दीक्षा की? मैं दीक्षा की चाची रीमा, और ये मेरे पति हैं सूरज। और दीक्षा के माँ बाप? वो इस दुनिया में नहीं रहे। हम दोनों ही उसके लिए सब कुछ थे। सर एक लड़की हंसी खुशी आती है शादी के मंडप में फेर लेने के लिए, अचानक कुछ होता है और 2 मिनट में इसकी मौत हो जाती है। रेडी, लाश को फोरेंसिक लैब भेज दो। देखिए हम समझते हैं कि आप लोगों पे क्या बीत रही है, पर तहकीकात करनी तो जरूरी है। कोई बात नहीं ऑफिसर। कि आप लोग दीक्षा के बारे में जितनी ज्यादा जानकारी देंगे हमें इस केस में उतनी मदद मिलेगी। दीक्षा एक बहुत ही हंसमुख लड़की थी। हर लड़की की तरह वो भी बहुत खुश थी कि उसकी शादी होने वाली है। बस शादी के वक्त अपने माँ बाप को याद करके थोड़ा भावुक हो गई थी वो। आपने कहा कि फेरे लेते वक्त दीक्षा को कुछ हुआ, वो अचानक चिल्लाई और मंडप में गिर गई। जी, और अपना गला पकड़ रही थी, मानो उससे बहुत दर्द हो रहा हो। अच्छा, दीक्षा को कोई बीमारी थी क्या? आई मीन ब्लड प्रेशर, डायबिटीज वगैरह? नहीं ऑफिसर, उसे ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। ऐसा हुआ क्या होगा इस दीक्षा के साथ? शादी के मंडप में उसे दम तोड़ना पड़ा। हाँ सर, कुछ पता चला किस वजह से मौत हुई दीक्षा की? बॉस, दीक्षा की मौत ना तो किसी किस्म के जहर से हुई है, ना ही किसी हथियार से हुई। तो फिर? बॉस, इस लड़की की मौत एलर्जी से हुई, प्रत्युर्जन, सीवियर एलर्जी। एलर्जी से? हाँ बॉस, इस लड़की का पूरा शरीर लाल हो गया। ये देखिए, इसके हाथों पर, इसके चेहरे पर ये रैशेज हो गए। और ऐसा तभी होता है जब शरीर किसी ऐसी चीज के संपर्क में आता है
जो उसके शरीर को बर्दाश्त नहीं होता, और उसी की वजह से इतना जबरदस्त रिएक्शन होता है। मगर एलर्जी किस चीज की हुई है इसे? ये तो अभी पता नहीं लगा है, लेकिन इंसान को तो किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है। किसी किसी को धूल से, परफ्यूम से, यहाँ तक कि खाने पीने की चीजों से भी एलर्जी होती है। मूंगफली, दही, किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है। तो इसका मतलब शादी में इसने कुछ ऐसा खाया या सूंघा है जिसकी वजह से इतना घातक रिएक्शन हुआ है इसे? हाँ बिल्कुल, उसी की वजह से इसका विंड पाइप, सांस लेने की नली इतनी बुरी तरह से सूज गई कि ये बेचारी सांस भी नहीं ले पाई। वहीं की वहीं इसकी मौत हो गई। तो फिर क्या क्या खाया इसने सारुण के, जिसकी वजह से इसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? बॉस, अभी तक इसकी ऑटोप्सी नहीं की है। ऑटोप्सी करने के बाद पता लगेगा कि इसे किसी खाने की चीज से एलर्जी हुई है या नहीं। सर, दीक्षा की आंटी बता रही थी कि मंडप में आने के बाद अचानक इसे कुछ हुआ। ये इसने अपना गला पकड़ लिया, कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, मगर अचानक गिर गई और फिर इसकी मौत हो गई। मगर अभिजीत, एक बात समझ में नहीं आ रही है। अगर दीक्षा को किसी बात की, किसी चीज की एलर्जी थी, तो ये बात उसके अंकल आंटी को तो पता होनी ही चाहिए थी, है ना? आप लोग दीक्षा की मौत की वजह का कुछ पता चला? हाँ, क्या पता चला? क्या हुआ था मेरी बच्ची को? एलर्जी। एलर्जी? कैसी एलर्जी? क्या दीक्षा को किसी चीज से एलर्जी थी? किसी चीज से उसे उत्तेजना होती हो, जिससे जलन या परेशानी होती थी उसे? देखिए, मंडप में भी दीक्षा किसी ऐसी ही चीज के संपर्क में आई थी जिसकी वजह से उसे एलर्जी हुई और वो एलर्जी बर्दाश्त नहीं कर पाई। पर ऐसी कौन सी चीज हो सकती सर? यही पता करने के लिए तो हम लोग यहाँ आए हैं। आप लोग साथ में रहते थे तो आपको तो पता ही होगा कि उसे किन किन चीजों से एलर्जी थी। जैसे कुमकुम, धुआं या फिर फूल वगैरह। धूप और अगरबत्ती तो वो रोज करती थी, और पूजा के बाद पहले अपने माथे पर और फिर हम दोनों के माथे पर कुमकुम का तिलक लगाती थी। कोई और वस्तु जो उस दिन शादी के मंडप में मौजूद हो जिसकी वजह से उसे एलर्जी हुई हो? मुझे नहीं लगता सर कि इन्हें कुछ पता होगा, क्योंकि अगर इन्हें कुछ पता होता तो वो वस्तु वहाँ रहने क्यों देते सर? और क्या, उसने हमें कुछ बताया ही नहीं। उसने एक बार इशारा भी कर दिया होता तो हम उस चीज को वहां से तुरंत हटवा देते। तो सर फिर पता कैसे चलेगा कि दीक्षा को किस चीज से एलर्जी हुई थी? एक किस्सा हुआ था उसके साथ। कैसा किस्सा? कहाँ? कुछ दिनों पहले हम जब होटल में खाना खाने गए थे तो अचानक वो बेचैन हो गई थी। हाँ सर, उसकी आंखें भी लाल हो गई थी और गला भी सूखने लगा था। तो आप लोगों ने उससे पूछा नहीं कि क्या हुआ था उसे? पूछा था हमने, तो उसने कहा कि किसी खाने की खुशबू की वजह से परेशानी हुई है। ये किस खाने की वजह से हुआ था? सर ये तो हमने नहीं पूछा। उसने कहा कि वो अब ठीक है, तो हमने इस बात पर ज्यादा जोर नहीं दिया। सर, हो सकता है दीक्षा को किसी सब्जी या फल की एलर्जी हो। हाँ सर, और उसने गलती से वो खा लिया और उसकी मौत हो गई। अगर ऐसा कुछ खाया होगा तो दीक्षा के पेट में जरूर उस चीज के अंश मिलेंगे। नहीं दया, दीक्षा के पेट में खाने की कोई भी चीज नहीं मिली। उसने कई घंटों से कुछ भी नहीं खाया। मुझे लगता है दया, शादी के हॉल में जो बाकी की चीजें थी, जैसे पूजा का सामान वगैरह, उनमें से ही किसी चीज की वजह से दीक्षा को एलर्जी हुई है। हाँ, ओके बाय। ये अनुज, दीक्षा के मंडप के नीचे की हर एक चीज का सैंपल ले लो। ये फल, फूल, विधि की सामग्री, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। सर, अगर दीक्षा को हवन कुंड से निकलने वाले धुएं से एलर्जी थी तो उसका तो सैंपल मिलेगा ही नहीं। निखिल, ये हवन कुंड के अंदर बची हुई लकड़ियां हैं ना, उनका भी सैंपल ले लेना। सर क्या हुआ था, कुछ पता चला दीक्षा? मैं साहब, तहकीकात जारी है। आप ये बताइए, आप इस फंक्शन के दौरान पूरे टाइम यहीं पे थे? जी सर। तो मुझे हर चीज की डिटेल्स चाहिए। ये दूल्हा दुल्हन यहाँ पे कब आए थे, क्या विधि हुई और कितने कपल्स की शादी थी? सर 5 कपल्स की एक साथ शादी होने वाली थी।
दोपहर में करीब 1 बजे वर वधू अपने अपने संबंधियों के साथ आ गए थे। लंच किया, उसके बाद अपने अपने कमरों में तैयार होने चले गए। फिर फेरों के समय उन्हें बुलाया गया। वर ने वधू को, वधू ने वर को वरमाला पहनाई। पंडित जी ने उसके बाद फेरों की रस्म चालू कर दी। ये शादी की विधि की सामग्री कौन लाया था? मैं ही लाया था सर। पंडित जी ने जो लिस्ट दी थी उसे ऑर्डर करके हमने पहले ही मंगवा लिया था। आप लेकर आए थे? जी। मिस्टर दिनेश, मैं आपको एक बात बताता हूँ। दीक्षा ने इस मंडप के नीचे किसी चीज को हाथ लगाया जो उसके लिए घातक साबित हुआ। फिलहाल तो हम यहाँ के सारे सैंपल्स लिए जा रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो आपको भी ब्यूरो में आना पड़ेगा। फूलों की माला में ये सर, ये देखिए। क्या हुआ? देखिए, मशरूम्स। मशरूम? दीक्षा की वरमाला में मशरूम? ओह, तारिका, इसका मतलब इस दीक्षा को मशरूम से एलर्जी थी। क्या हुआ सारंगी, तेरा चेहरा ऐसा मुरझाया हुआ क्यों है? मशरूम की वजह से। मशरूम की वजह से? हाँ, और बॉस, इन्हीं मशरूम की वजह से दीक्षा की मौत हुई। क्या? मशरूम से मौत? बड़ी अजीब बात है। हाँ, और ये मशरूम्स हमें दीक्षा की वरमाला में से मिले। दीक्षा की वरमाला में मशरूम कैसे हो सकता है? हो सकता है। तारिका जी ने कहा तो सही कहा होगा। क्यों, तुमको कोई प्रॉब्लम है क्या? है? मुझे कुछ ये मशरूम दीक्षा की वरमाला में थे। दीक्षा ने वरमाला पहनी, उसे मशरूम की गंध आई, उसे एलर्जी हुई और इस एलर्जी की वजह से उसकी मौत हो गई। मतलब सर, जिसने भी ये हरकत की है वो अच्छी तरीके से जानता था कि दीक्षा को मशरूम से एलर्जी थी। लेकिन सर, वो कौन हो सकता है? वो कौन हो सकता है? ये दीक्षा के घर वाले या फिर वो फूल वाला जिसने ये वरमाला बनाई? वो बताएंगे। मैं देखता हूँ। आइए। इंस्पेक्टर, दीक्षा को किस चीज से एलर्जी थी, कुछ पता चला? दीक्षा को मशरूम की एलर्जी थी। मशरूम की एलर्जी? आप लोग जानते थे इसके बारे में? जी हाँ, अब मतलब दीक्षा को मशरूम पसंद नहीं थे, ये बात तो हमें पता थी, लेकिन इस बात का ये नतीजा आएगा ये तो हमें अंदाजा ही नहीं था। लेकिन वहां मंडप में मशरूम आए कहां से? मशरूम दीक्षा के फूलों वाले हार में थे। क्या? जी हाँ, वो मशरूम किसी ने जानबूझकर उस फूलों वाले हार में लगाए थे, जिससे दीक्षा की विंड पाइप यानी कि सांस लेने की नली में कुछ इरिटेशन हुई। उसकी वजह से उसकी सांसें बंद हो गई। जानबूझकर? जी हाँ, वो जानता था कि दीक्षा को मशरूम से एलर्जी है, और वो ये भी जानता था कि मशरूम दीक्षा के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। आपका यह कहना किसी ने दीक्षा की जान ली है। खून हुआ है दीक्षा का और हथियार है मशरूम। लेकिन सर, कोई दीक्षा को क्यों मारना चाहेगा? ये तो हम भी जानना चाहते हैं। कोई दीक्षा का दुश्मन है क्या? नहीं सर, उसका तो कोई दुश्मन नहीं था। अगर आप लोगों को ऐतराज ना हो तो क्या हम दीक्षा के कमरे की तलाशी ले सकते हैं?
आदमी कौन है? ऑफिसर ये सुमित है, दीक्षा का पहला मंगेतर। यानी दीक्षा की शादी पहले किसी और के साथ तय हुई थी? जी हाँ, लेकिन शादी वाले दिन ही मंडप में शॉर्ट सर्किट की वजह से भयानक आग लग गई। उसमें कई लोग मारे गए। मरने वालों में सुमित भी था? जी हाँ। अच्छा, जब आग लगी उस वक्त दीक्षा और आप लोग कहाँ थे? बताइए, आप सब लोग उस वक्त कहाँ थे? हम लोग मंडप छोड़कर वापस आ गए थे। मंडप छोड़ के वापस आ गए थे? लेकिन क्या वजह थी? शादी वाले दिन दीक्षा को पता चल गया कि सुमित गैर कानूनी धंधे करता था। इस बात को लेकर दोनों में बहुत बहस हुई। दीक्षा ने उससे अपनी शादी तोड़ दी और हम लोग वापस आ गए। और आग उसके बाद लगी? जी हाँ। सुमित का स्वभाव अच्छा नहीं था। गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा करना, गाली गलौज करना, ये सब उसकी आदत थी। सर, जिस पे शक किया जा सकता था वो सुमित तो पहले ही मर चुका है। सर, अब हम कैसे पता लगाएंगे कि दीक्षा के हार में मशरूम्स किसने लगाए थे? कि मशरूम किसने लगाया है वो तो हार बनाने वाला ही बताएगा। हाँ, सारी मालाओं में गुलाब के फूल रहेंगे, टेंशन मत लीजिए आप। हाँ, 9 बजे तक डिलीवरी हो जाएगी। कहिए साहब, क्या चाहिए आपको? मशरूम की माला। मशरूम की माला? देखिए, हम मशरूम की माला नहीं बनाते और ना ही मशरूम बेचते हैं। कल जो सामूहिक विवाह हुआ था उसमें तुम्हारे यहाँ से 5 वरमालाओं की डिलीवरी हुई थी, जिसमें से एक में मशरूम लगाए गए थे। क्यों? हाँ, डिलीवरी जरूर मेरे यहाँ से हुई थी, लेकिन हमने कोई मशरूम नहीं पिरोया था उसके अंदर। उस माला में लगी हुई मशरूम की वजह से एक लड़की को एलर्जी हुई और उसकी मौत हो गई। क्या? मौत हो गई? सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, हमने ऐसी कोई माला नहीं बनाई है जिसमें मशरूम हो। सर देख, सच बताते हैं। उस माला में मशरूम आए कहाँ से? सर, मुझे नहीं पता कहाँ से आया। उन मालाओं को मैंने अपने हाथों से बनाया था और उन टोकरियों को मैंने इन पेपर से पैक किया था, इन गोल्डन कलर के पेपर से। सर, मेरे यकीन कीजिए सर। अगर मालाओं में मशरूम इसने नहीं मिला है तो फिर किसने मिला है? दिनेश जी, शादी की वरमाला की टोकरियां आपने अभी भी संभाल कर रखी हैं? जी सर, संभाल के रखिए, अभी तक नहीं पिकवाई। तो लाइए जरा, हमें चेक करनी हो। कुछ देख रहे हो तुम दोनों? हाँ सर, बाकी सभी टोकरियों पर गोल्डन कलर का पेपर चढ़ा हुआ है। सिर्फ ये एक टोकरी है जिस पर सिल्वर कलर का पेपर है। ये नंबर्स, इनका क्या मतलब है? मैडम, हमने कपल्स को कुछ नंबर दिए थे, तो वही नंबर हमने टोकरी पर डाल दिए। और दीक्षा और अनुज को कौन सा नंबर दिया गया था? 4 नंबर। 4 नंबर। डिलीवरी किसने ली टोकरियों की? सर, फूल वाले से डिलीवरी तो हमने ही ली थी, लेकिन मैं बहुत बिजी था, तो रवि को हमने प्रॉप रूम की चाबी दे दी थी कि वो टोकरियां वहां पर रख दे। प्रॉप रूम? कहाँ है आपका प्रॉप रूम? सर, इस तरफ। चलिए दिखाइए। आइए सर। आप ये टोकरियां लेकर आइए। आइए। तो ये है वो जगह जहां पर ये सारा शादी का सामान रखा जाता है? हैं? टोकरियां यहीं पर रखी थी? जी सर, ये यहाँ इस टेबल पे। अच्छा, टोकरियां यहां पर रखी थी। ठीक है रजत, श्रेया, काम करो। इस जगह का कोना कोना छान और देखो कुछ मिलता है क्या। जरूर किसी न किसी ने तो यहाँ अंदर आके छेड़छाड़ की है वरमालाओं के साथ। सर लेकिन सर, इस कमरे में स्टाफ के अलावा और किसी को आने की परमिशन नहीं है, फिर बाहर वाला ऐसे कैसे आ सकता है? तो फिर आप में से किसी ने किया होगा ये, समझा? आप में से। सर, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? जी, आप पर भी और आप पर भी। जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं होती हम किसी को नहीं छोड़ते, किसी को भी नहीं।
ऐसा? हाँ। आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। मशरूम्स? शायद जल्दबाजी में ये मशरूम यहीं छूट गए। हाँ, तो इसका मतलब है ये मशरूम दीक्षा की वरमाला में यहीं पर लगाए गए। बताइए दिनेश जी, क्या कहना है आपको? लेकिन सर ये कैसे मुमकिन है? ऐसे मुमकिन है, चाबी से इस कमरे का ताला खुलता है ना? और आपने क्या कहा था कि जब ये टोकरियां वरमाला की डिलीवरी के लिए आई थी तब आपने चाबी रवि को दी थी या नहीं? जी सर। तो हो सकता है इस खून में रवि का हाथ हो। बताओ रवि, बताओ, इतनी सारी टोकरियों में से सिर्फ दीक्षा की वरमाला में मशरूम लगे कैसे? मैंने कुछ नहीं किया है सर। लेकिन इस कमरे में तो सिर्फ तुम ही आए थे ना? मेरा विश्वास कीजिए सर, मैं तो यहाँ ये टोकरियां रख के वापस लौट गया था। तो फिर ये हुआ कैसे? कैसे हुआ ये? एक मिनट सर, लेकिन जब ये टोकरियां रख के मैं बाहर ताला लगा रहा था तो मैंने कुछ आवाजें सुनी। 2 4 5 इन्हें तो यहाँ रख दिया, बाकी का हाँ मिठाई वाला। क्या आवाज? लगता कुछ सामान गिरा होगा। क्या नया बवाल है। यहाँ तो सब ठीक है, बाहर से आई होगी। रवि, तुम्हारे कहने के मुताबिक वो जो भी कोई अंदर था वो तुम्हारे जाने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही तुमने कमरे को ताला लगा और निकल गए, उसने वरमाला के साथ छेड़छाड़ की। और सर, उन नंबर्स की मदद से खूनी को पता चल गया कि दीक्षा की टोकरी कौन सी है। हाँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, जो भी कोई अंदर था जिसने ये छेड़छाड़ की होगी, वो कमरे के बाहर गया कैसे? वो क्या है? ये देखो, जो भी कोई है यहीं से भागा, यहीं से। और ये सारे कांच वापस लगाने के बाद बाहर से ये लास्ट वाली कांच हड़बड़ाहट में टूट गई। बाहर चलकर देखते हैं। यहां से भागा है वो, यहां से। सर, उस गमले में कुछ है। क्या है? देखो। लगता है कोई लकड़ी की किचन का टुकड़ा है। लेकिन सर, ये किचन किसकी हो सकती है? खूनी का। हाँ, हो सकती है उसकी किचन। शायद ऐसा हुआ होगा, जब वो खूनी यहां से भागने की कोशिश कर रहा था तो शायद उसकी किचन यहां कहीं पर भी अटक गई होगी, लकड़ी की होने की वजह से टूट गई और ये हिस्सा गमले के अंदर गिर गया। मुझे ये कोई अक्षर लगता है। हाँ रजत, है तो अक्षर ही, जरूर कोई अक्षर ही है।
मगर कौन सा अक्षर है पता चल जाएगा ना, तो समझ लो कि खूनी का भी पता चल गया। ये मुझे वो भी नहीं लगता, वो भी नहीं लगता, क्योंकि देखो अगर ये ओ होता तो इसके दोनों छेड़े टूट जाते, मगर यहां तो सिर्फ ये एक ही छेड़ा टूटा हुआ है। ये क्यू भी नहीं हो सकता सर, क्योंकि क्यू भी ओ की तरह गोल होता है। हाँ, और फिर ये अच्छी तरह से गोल भी नहीं। एक ही हो सकता है अभिजीत, एस। यस सर। हाँ? ये एस ही होगा सर। फिर अभिजीत, अगर ये एस अक्षर है तो हो सकता है खूनी का नाम इस एस अक्षर से शुरू होता है। सर इससे तो दीक्षा के अंकल का भी नाम है, सूरज। सूरज, सूरज। वैसे सर एस अक्षर से एक और आदमी है जो इस केस से जुड़ा हुआ है। कौन? सुमित। हाँ, सुमित। लेकिन सर सुमित तो मर चुका है। लेकिन विनीत, हम ये कैसे मान लें कि सुमित मर चुका है? हाँ? दीक्षा की पहली शादी के फंक्शन में जो आग लगी थी उसमें सुमित जल के मर गया था सर, कोई भी नहीं बचा था। मगर फ्रेडी, दीक्षा के घर वालों ने हमें क्या बताया था मालूम है ना, कि जितने भी लोग उस आग में मरे थे उन सब की लाशें नहीं मिली, सिर्फ थोड़ी लाशें मिली, और वो भी पहचान में भी नहीं आ रही थी कि किसकी है। ये सुमित अभी भी जिंदा है, मरा नहीं है, ये जिंदा है। सर इस सुमित को पकड़ना होगा। इसकी एक फोटो है हमारे पास, इसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा उसमें। तो फिर अभिजीत, पता लगाओ ये सुमित रहता कहां था, करता क्या था। उसके ऑफिस में जाओ, उसके दोस्तों से मिलो, कहीं ना कहीं तो उसने अपना चेहरा छोड़ा ही होगा। जी हाँ मिस्टर राजीव जी, हमें आपके दोस्त और कॉलीग मिस्टर सुमित के बारे में जानकारी चाहिए। सुमित? उसकी तो कुछ समय पहले। जी हाँ, वही। हमें आपके ऑफिस गुड फाइनेंस से पता चला है कि एक आप ही हैं जिसके साथ सुमित की बनती थी, और वो सिर्फ आपकी बात कभी कभी मान लिया करते थे। जी हाँ, बात यह है कि सुमित बहुत गर्म दिमाग का था, पर उसमें पेशेंस तो बिल्कुल नहीं थी। छोटी छोटी बात को लेकर चिढ़ जाया करता था, और इसी कारण उसका ऑफिस में आए दिन किसी ना किसी से झगड़ा होता था। आप दोनों इतने करीब थे तो उनकी कोई फोटो तो होगी ना आपके पास? सॉरी मैम, फोटो तो कोई नहीं है। कुछ तो होगा। अब ऑफिस के किसी पार्टी की फोटोज, किसी दोस्त के बर्थडे पार्टी की वीडियो रिकॉर्डिंग, कुछ भी जिससे पता चल सके कि सुमित दिखता कैसा था। आशीष की शादी। ये आशीष कौन है? आशीष हमारा कॉमन फ्रेंड है, उसकी शादी में हम सब लोग गए थे, सुमित भी वहां आया था। आशीष के पास उसकी रिकॉर्डिंग है। आशीष का पता बताइए। सर ये आशीष की शादी की सीडी मिल गई है सर, इसे देखकर पता चल जाएगा कि सुमित दिखता कैसा है। चलो चला कर देखते हैं। सर ये है सुमित, ये चश्मे वाला। बार बार चश्मा ऊपर कर रहा है सर, आपने देखा? इसको चश्मा ऐसे ऊपर करने की आदत है लगता है। हाँ, यूं। सर ये रहे सुमित के बैंक अकाउंट की डिटेल्स। सुमित ने 20 जनवरी को अपने अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए थे। क्या कहा? सुमित ने 20 जनवरी को अपने अकाउंट से सारे पैसे निकाले? लेकिन अभिजीत, दीक्षा के घर वालों ने तो हमें कहा था कि 16 तारीख को शादी के मंडप में आग लगी थी, 16 तारीख को, जिसमें सब लोग मर चुके थे, यहां तक कि सुमित भी जल चुका था। तो फिर 20 तारीख को सुमित ने ये पैसे निकाले कैसे? मैंने कहा ना, ये जिंदा है, सुमित जिंदा है, और उसने दीक्षा से बदला भी लिया है। हेलो, सीआईडी ब्यूरो। हाँ सूरज जी, क्या? एक मिनट, क्या नाम लिया? ओके,
आप चिंता मत कीजिए, हम लोग पहुंच रहे हैं। सर, कुछ गुंडों ने सूरज पे हमला किया है और ये अनुज को किडनैप भी कर लिया है। ये गुंडे काला नगर की बात कर रहे थे सर। अभिजीत, दया को सूरज के घर पहुंचने के लिए हम लोग काला नगर चलते हैं। सर ये तो दरवाजा ही नहीं खोल रहा। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, जरा हटना। ये क्या? ये कमरा तो पूरा तहस नहस हो गया। यहाँ जरूर कुछ हुआ है। दीक्षा के पिताजी ने इसी जगह का नाम बताया था ना? यस सर, उन्होंने किडनैपर्स की बातें सुनी। किडनैपर्स अनुज को काला नगर ले जाने की बातें कर रहे थे। काला नगर? किडनैपर्स ने जरूर अनुज को यहाँ जंगल में ही छुपा के रखा होगा। यहाँ से आवाज आ रही है। सूरज जी, बोल रहा हूँ। श्रेया, चल इस एम्बुलेंस को फोन करो। सर। किसने मारी गोलियां? इन्हें तो कई गोलियां लगी। कैसे वो? कौन थे बोलो? सर, और आपकी बीवी कहाँ है? सर। हाँ, बोलिए। ढका हुआ चेहरा ढका हुआ था। अनुज को कैसे ढूंढेंगे? जरा अनुज को फोन लगा के देखो। पहले दीक्षा, फिर उसके अंकल, और अब ये अनुज। कहीं अनुज उसका अगला शिकार तो नहीं हो जाए? सर। हाँ, और उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। क्या? अनुज का फोन नॉट रीचेबल आ रहा है? हाँ सर। तुम्हारे फोन में नेटवर्क तो है? कैसे हो सकता है? अगर अनुज को जंगल में छुपा के रखा है तो उसका फोन तो ऑन होना चाहिए था। हाँ? क्या? क्या दिखाना चाह रहे हो? क्या है वहां पे? चाबी? सचिन, संभाल लेने। चाबी? ओह, ये टूटी हुई कीचेन। इस प्रॉब्लम के बाद जो हमें टूटा हुआ अल्फाबेट मिला था, शायद वो किसी कीचेन का हिस्सा है। इस टूटे हुए अल्फाबेट एस का, और एस का मतलब सुमित? हाँ, सुमित। और इस सुमित ने अनुज को किडनैप किया है। और सूरज जी अनुज को बचाने की कोशिश कर रहे थे और सुमित ने इन पर गोली चला दी। सुमित, ये सुमित जहां कहीं भी है, उसे खोद के निकालना पड़ेगा। चीखने की आवाज। हाँ, उधर से आ। अरे अनुज, अनुज, मुझे बचा लो प्लीज। छोड़ो इसे। कौन हो तुम? पकड़ो इसे। कुछ नहीं होगा अनुज। लगता है अक्ल से बहुत दुश्मनी है तुम्हारी, इसीलिए सीआईडी वालों से पंगा ले रहे थे। हाँ? कौन हो तुम? क्यों अगवा किया अनुज को? साहब, हमें काम करने के पैसे मिले थे।
और कुछ नहीं पता। किसने कहा था करने के लिए ये? किसने दिए थे पैसे? बोल। साहब चेहरा नहीं देखा, एक ही बार मिले थे। एक बार मिले हैं ना, तो फिर चेहरा कैसे नहीं देखा? बहुत अंधेरा था साहब, और अंधेरे में उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दिया साहब। क्यों नहीं दिख रहा था अंधेरे में? साहब बड़ा सा काला चश्मा पहन रखा था, इसलिए साफ नहीं दिखाई दिया। अब तो सब दिखा देंगे हम तुम्हें। निखिल, ले जाओ इन दोनों को। चल। अनुज। अच्छा वो सर, अब टाइम पे आ गए, नहीं तो इन दोनों ने तो मुझे मार ही दिया होता। कुछ नहीं होगा तुम्हें अनुज, अब हम लोग आ गए ना, कुछ नहीं होगा। ये बताओ कैसे हुआ ये सब, कब हुआ? सर मैं और अंकल घर पे बैठे हुए थे, आंटी नहीं थी। अचानक ये दोनों किडनैपर्स घर में घुसा और इन्होंने मेरे सर पर बंदूक रख दी। इनसे बचकर अंकल ने आपको फोन करके इत्तला तो कर दी, लेकिन इन किडनैपर्स ने अंकल की बात सुन ली और तुरंत अंकल को गोली मार दी और मुझे जबरदस्ती उठा के यहाँ ले आए। पता नहीं कौन है सर जो मेरी जान का दुश्मन बना बैठा है सर। वो जो भी कोई है अनुज, यहीं पर है आसपास, सब सुन रहा है, सब देख रहा है, वो जानता है। लेकिन सर मैंने तो सुमित को कोई भी तकलीफ नहीं दी, और अब तो दीक्षा की भी मौत हो चुकी है, तो मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है सर? अब क्या होगा सर, कहीं उसने मुझ पर वापस हमला कर दिया सर तो? अब तुम पर कोई हमला नहीं करेगा अनुज, हमला तो हम करेंगे। वैसे तुम चश्मा तो नहीं पहनते हो, है ना? तो फिर ये चश्मा कहाँ है? चश्मा तुम्हारा अनुज? बहुत भाग लिए, थक गए होंगे। पानी वानी पियोगे मिस्टर अनुज, या सुमित कहूं? मेरे रास्ते से हटा मुंडा। धमकी देने से पहले इतना तो सोच ले कि तेरे पास हथियार है भी या नहीं। छोड़ दो। छोड़ दे? बहुत दौड़ा है मिस्टर अनुज, मगर सीआईडी को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है मिस्टर सुमित। हाँ, दीक्षा से बदला लेना चाहता था मैं, क्योंकि उसने शादी वाले दिन हमारे मंडप में मुझसे शादी तोड़ के मेरा और मेरी फैमिली का अपमान किया था। दीक्षा तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, तो क्या तुम उस पर जबरदस्ती करते? हाँ? लेकिन यही बात वो मुझे शादी से पहले भी बता सकती थी ना। उसने शादी वाले दिन मुझे क्यों बताया? क्योंकि उसी दिन उसे तुम्हारे गैर कानूनी करतूतों के बारे में पता चला था। क्या करती वो बेचारी? हाँ? बेचारी नहीं थी, बेचारे तो थे मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, जो उस मंडप में लगी आग में जलकर मर गए। लेकिन मैं बच गया। मेरा चेहरा, और तुम्हारा चेहरा जल गया तो तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई, नया नाम लिया, नया चेहरा बना, नई जिंदगी बन गई, और फिर दोबारा तुम दीक्षा की जिंदगी में घुस गए। हाँ, तुम इसके करीब आए, उसे शादी के लिए मना लिया और शादी के मंडप तक उसे ले आए। हाँ? हाँ, क्योंकि मैं भी उसे मंडप में ही मारना चाहता था। तरीका भी क्या आजमाया? मशरूम से मौत। क्योंकि तुम दीक्षा के इतने करीब आ गए थे, तुम जान गए थे कि उसको मशरूम से एलर्जी। हाँ, दीक्षा के चाचा को गोली क्यों मारी? क्योंकि एक एक करके मैं दीक्षा की पूरी फैमिली को खत्म करना चाहता। तो फिर तुमने अपनी किडनैपिंग का नाटक क्यों किया? ताकि मुझ पर सीआईडी को शक ना। शक तो तुम पर आखिर तक नहीं था अनुज। नया नाम, नया चेहरा, नई जिंदगी, मगर आदतें वही पुरानी। नाक पर चश्मा ठीक करने की आदत,
उसी आदत ने तुम्हें फंसा दिया अनुज, उसी आदत ने। भगवान ने तुम्हें आग से बचाकर एक नई जिंदगी दी थी, मगर बदले की आग में तुमने वो भी गंवा दी। बेचारी दीक्षा को मार डाला, तुम्हें तो फांसी होकर ही रहेगी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।